भारत में आर&डी और इनोवेशन क्यों पीछे है? क्या भारतीय उद्योगों में महत्वाकांक्षा की कमी है या असली समस्या कुछ और है? फोर्ब्स मार्शल के चेयरमैन नौशाद फोर्ब्स ने सीएबी अन्यथा नागेश्वरम के दावों का जवाब देते हुए कई बड़े सवाल उठाया। आखिर भारत को गूगल, एप्पल, सैमसंग जैसे वैश्विक कंपनियां क्यों नहीं मिल रही है? आइए जानते हैं इस बड़ी बहस की पूरी कहानी और स्टोरी। इस छोटी सी लेखनी में हम समझेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक कंपनी बड़ी कंपनी खोलना उनमें क्या ज़रूरी है। पहले आर&डी या फिर पहले जो है बड़ी कंपनी खोल लेना। तो इसमें बहुत डिटेल में जानते हैं दो उद्योगपति के बीच में जो बहुत डिस्कशन हुआ है। भारत में महत्वाकांक्षी नहीं, प्रतिस्पर्धा की कमी है, सीए को नौसाद फोर्स का जवाब। भारत की मुख्य आर्थिक सलाह सीएबी अन्यथा नागेश्वरम ने हाल ही में एक भारतीय उद्योगों द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम निवेश किए जाने पर दो लेख लिखे। उनका मानना है कि भारतीय उद्योग को दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा बढ़त हासिल करने के लिए आर&डी पर अधिक अधिक खर्च करना चाहिए। इस बात से फोर्ब मार्शल के सह उपाध्यक्ष नौशाद फोर्ब सहमत है, लेकिन उनका कहना है कि समस्या की जड़ और समाधान उसका समाधान कुछ अलग है। नौशाद फोर्ब्स के अनुसार भारतीय उद्योगों में महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है, बल्कि असली समस्या प्रतिस्पर्धा की कमी है। उनका कहना है कि जब घरेलू बाजार को ऊंचे आयात शुल्क और विभिन्न प्रतिबंधों के जरिए सुरक्षित रखा जाता है, तो कंपनी पर बेहतर उत्पाद विकसित करने का दबाव कम होता है। जो कि एग्जाम्पल के तौर पर आज के डेट में देख सकते हो, बहुत सारे नियम कानून, जीएसटी, ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स जो लोग का छोटे से छोटे उद्योगपति परेशान हैं, उसमें बड़े उद्योगपति जो बड़ी कंपनियां हैं वो उसमें उनको बेनिफिट मिलता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। उनका डायरेक्टली इन्हीं चीज़ों पर टारगेट रहा है और उनका बताना चाहें फोर्ब्स के जो भी नौशाद जी हैं, उनका कहना है कि जो छोटी से बड़ी कंपनियां हैं, छोटी बड़ी कंपनियां मतलब एक लघु, मीडियम और एक बिग कंपनी। तो जो छोटी कंपनी है उनको कोई सहयोग और सपोर्ट नहीं मिलता है, वो सब आप सब भी जानते होंगे। और इस वीडियो को पूरा अगर बहुत डिटेल से सुनेंगे समझेंगे तो आप सबको पता भी चलेगा। छोटी कंपनियां अपनी मेहनत पर, अपनी पूंजी पर और अपने रिस्क पर काम कर रही होती है और जागे आगे बढ़ती हैं, तो फिर उस चीज़ में वो सक्सेस हो पाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद हो जाती हैं। यहाँ पर मीडियम और शॉर्ट मतलब मीडियम और जो स्मॉल लेवल की स्केप की कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता। उनको फाइनेंशियल सहयोग नहीं मिलता, उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता है कि आगे चलकर उनकी जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं उनको उस चीज़ में रिस्क नहीं रहे। रिस्क वो अपने ऊपर लेते हैं, गवर्नमेंट उसमें कोई भी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। या आपने यहाँ भारत की बात करें तो इसमें भी है बहुत सारे उद्योगपति या फिर स्मॉल और मीडियम उद्योगपति आप सब भी सुन रहे होंगे, तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं क्या ऐसा है, गवर्नमेंट को आप सबको क्या सहयोग मिलता है। आप टैक्स पे बराबर करते हो, बिना टैक्स की चीज़ें नहीं करते हो और आप बहुत क्लियरली चीज़ों में सहयोग करते हैं, बट आपकी चीज़ें अगर आपने सेल कर दिया तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि पैसे टाइम से आएंगे कि नहीं आएंगे। नॉर्म्स के बाद जो भी अधिकारी हैं और उनका है, उनका सपोर्ट सहयोग आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता, ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो उन्होंने सुझाव भी दिया कि भारत को अपने आयात शुल्क यानी टैरिफ को धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के स्तर तक लाना चाहिए। बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई, बिकॉज टैरिफ की वजह से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और बहुत सारे नियम में आप फंस जाते हैं। लास्ट अगर देखेंगे तो 6 महीने में जो कहानी रची जा रही है वो टैरिफ और वार को लेकर रची है। एक एक लेवल पर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स बहुत परफेक्ट पहुंच गई थी और होती भी गई थी। बता दें कि सेक्टर्स की ऑटोमोबाइल, टॉय सेक्टर, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्टर, प्लास्टिक मेटल्स एंड ये सेक्टर काफ़ी बूम किए थे बीच में। आप सबको याद होगा जब 2026 चल रहा है, 21-22 के इलेक्शन में इलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत बूम चला था और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि कोई भी इशू दिख नहीं रहा था। लेकिन जो टैरिफ वार जो अभी सुना है आपने बहुत दिन पहले, 2-3 महीने से पहले से जो टैरिफ के बारे में सुना, शायद किसी को पता ही नहीं था टैरिफ होता क्या है और कहाँ लगता है, नहीं पता था। आप सब भी कमेंट करके बता सकते हैं। जो यूएसए ने उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर बहुत बड़ा आ, सीख ये मिला है
कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या कस्टमर के ऊपर डिपेंड होकर आप बिजनेस या कोई भी धंधा नहीं कर सकते। रीज़न मैं बता दूं क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत लोगों की थी और ठीक ठाक परसेंटेज में थी। लेकिन जब ट्रंप के आने पर उन्होंने टैरिफ लगाया, तो टैरिफ लगाने से बहुत लोग टूट गए। सेम वैसे ही जैसे एक घर में बंटवारा हो जाए तो फिर लोग अलग अलग हो जाते हैं, वही हाल हो गया। टैरिफ की वजह से बहुत भयंकर लॉस हुआ लोगों को और नुकसान भी हुआ। अब वो यूरोपियन कंट्री एंड अदर साइड में जो है अपना मार्केट ढूंढना शुरू कर दिया, और फिर उस टैरिफ से बचने के लिए वही उन्होंने कहना है, भारत को अपने आयात शुल्क यानी टैरिफ को धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के स्तर पर लाना चाहिए। साथ ही कई क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को समाप्त करना चाहिए, जैसे BIS एंड अदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हो, अलग अलग मटेरियल पर जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, तो उस पर आप इतना इंस्ट्रक्शन, इतना क्रिटिकलिटी ना रखें जिसकी वजह से आप वहाँ से बाइंग ना कर पाए और सामान ना मंगा पाए, जैसे पाइन MDF और सारी चीज़ें। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को समाप्त करना चाहिए। तो वास्तव में आयात प्रतिबंधों का दूसरा रूप है। फोर्ब्स का मानना है कि नीति संबंधी अनिश्चितता भी उद्योग के दीर्घकालीन निवेश को प्रभावित करती है। यदि सरकार स्पष्ट रूप से अगले 5 वर्षों में शुल्क कम करने की योजना घोषित करे, तो उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनने और नई तकनीकी क्षमताएं विकसित करने के लिए पर्याप्त समय और प्रोत्साहन मिलेगा, जो कि अभी नहीं हो रहा है। कोई भी टैरिफ, कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं। उन्होंने पारिवारिक व्यवसायों को लेकर प्रचलित धारणा को भी चुनौती दी है। नागेश्वरम ने कहा था कि संस्थापक पीढ़ी के बाद व्यवसायों में महत्वाकांक्षा कम हो जाती है, लेकिन फोर्ब्स का कहना है कि दुनिया भर में पारिवारिक व्यवसायों की सबसे बड़ी ताकत उनकी दीर्घकालीन दृष्टिकोण होती है। वह तिमाही नतीजों के बजाय पीढ़ियों के हिसाब से सोचते हैं, जिससे R&D में निवेश की संभावना बढ़ती है। फोर्ब्स ने यह भी कहा है कि भारत के बड़े उद्योगों समूह जैसे टाटा, रिलायंस, अडानी हजारों करोड़ों रुपए कई परियोजनाओं और क्षमता विस्तार में निवेश कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी अनुसंधान, नवाचार यानी न्यू R&D, उनका निवेश अभी भी अपेक्षाकृत सीमित है, कम है। इसलिए समस्या केवल दीर्घकालीन निवेश की नहीं है, बल्कि विशेष रूप से R&D में निवेश करने की है। देखेंगे टाटा, अदानी, रिलायंस, इतनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, क्या कर रही हैं? सेम चीज़ एक्वायर कर रही हैं, पोर्ट एक्वायर कर रही हैं, टेलीकॉम सेक्टर एक्वायर कर रही हैं, पर उनकी खुद की बनाई हुई चीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आज अगर इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो कल का लोग यूज करेंगे। मतलब वो पब्लिक से चीज़ें लेना चाह रहे हैं, पर उसके लिए आसान नहीं कर रही। एग्जाम्पल के तौर पर एलन मस्क का देख सकते हो, वो खुद की चीज़ें बनाते हैं, खुद की चीज़ें करती है, तो वो R&D पर इन्वेस्ट करते हैं और उस चीज़ों में परफेक्ट हुए हैं। आगे और भी देखना, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, वीडियो को देखते रहिए। एलन मस्क हो गया, चाइना हो गया, ये सब रिसर्च पर अब काम करते हैं और काम कर कर फिर वो पूरे अपने कंट्री के लिए वो सेव कर कर देते हैं और सेव करके चीज़ें करते हैं। उनको उससे सहयोग और सपोर्ट मिलता है और उनका फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं उनका क्या होता है कि वो सेम चीज़ एक्वायर करते हैं। स्कूल कर लिए, इंस्टीट्यूट कर लिए, लैंड कर लिए एक्वायर, टेलीकॉम सेक्टर कर लिए, पोर्ट्स कर लिए, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर उनकी हो जाएगी और उनके उनके पैसे बनेंगे और वो मिलेनियर और बिलेनियर बनते जाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ये कोशिश कर रही है कि वो रोबोट्स आर्म फोर्स बनाए। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि PCB या फ़ोन वाली चीज़ें कुछ ऐसी जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती उस पर वो इन्वेस्ट करे। कोई खर्चा नहीं करना चाहता ना, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है, उनकी पीढ़ी पर अपनी बिजनेस से मतलब है। वही चीज़ सर बोल रहे हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया और ताइवान का उदाहरण देते हुए कहा कि आज जिन कंपनियों को हम तकनीकी दिग्गज के रूप में देखते हैं, एक सही बात है, उन्होंने दशकों तक लगातार R&D में निवेश करके अपनी क्षमताएं विकसित की है। यह प्रतिक्रिया धीरे धीरे सीखने और निरंतर निवेश की मांग करती है। ये लाइन उन्होंने बहुत परफेक्ट बताया, और ऊपर मैंने भी वही चीज़ें बताई है कि रिलायंस, अदानी, टाटा जैसी कंपनियां ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई है जो उनकी खुद की ऑन 100% मैन्युफैक्चरिंग हो। उसका रीज़न है क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, वो करना भी नहीं चाहते।
कोरिया ताइवान जैसे एक छोटे से देश जो उस चीज़ में अपना कमांड रखते हैं, वो रिसर्च में पिछले कई सालों से काम उन्होंने किया है, तब वो रखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप कंपनी सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों के उदाहरण आप देख सकते हैं। एलन मस्क की अपनी R&D डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वो बताना चाहते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। नौशाद फोर्ब्स ने बताया कि उनकी कंपनी फोर्ब्स मार्शल ने 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद R&D में निवेश शुरू किया था। उन्हीं सुधारों ने उन्हें नई तकनीकी और उत्पादों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना है कि भारत को एक बार फिर से ऐसे आर्थिक सुधारों की ज़रूरत है जो केवल बड़े उद्योग समूहों ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उद्योग जगत की महत्वाकांक्षा और नवाचार क्षमता को नई उड़ान दे। उनकी डायरेक्टली सीधा इंडियन गवर्नमेंट या फिर ऐसे लोगों को बताना है कि जिस तरह बड़े उद्योगपति आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे स्मॉल कैप मीडियम कैप की इंडस्ट्री को लोगों को भी उनको बढ़ावा देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, सेम जैसे उनको मिलता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, चाइना, USA ऐसी कंट्री जिन्होंने रिसर्च पर काम किया है, तो आज वो उस चीज़ पर महारत हासिल करके रखे हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई है और डिटेल में मैंने आप सबको समझाया। आप सबकी क्या विचार राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नौशाद फोर्ब का मानना ये भी है, भारतीय उद्योगों में महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है। यदि सरकार अधिक प्रतिस्पर्धा, कम आयात शुल्क और स्थिर आर्थिक नीतियां सुनिश्चित करे तो भारत कंपनियां स्वाभाविक रूप में R&D और नवाचार में अधिक निवेश करेगी। ये सबसे परफेक्ट बात उन्होंने बताई। यहाँ आज के डेट में अगर आप देखोगे, इतनी सारी बातें हमारी हो गई, डिस्कशन हो गया, इसमें आप खुद किसी न किसी इंडस्ट्री से जुड़े होंगे। वो बस सेम चीज़, वो चीज़ें कर रहे हैं जो चीज़ उनको सेल करना है। वो नई चीज़ों इन्वेस्ट कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और ना करते हैं। एक टॉयस लाइन था जो चाइना सबसे मास्टर था, पर इंडिया में चीज़ें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इंडिया में भी टॉयस अब बनने शुरू होंगे। लेकिन उनमें इतने नियम कानून है, इतनी क्रिटिकलिटी है कि आज के डेट में वो इतना टॉय सेक्टर बूम हुआ था, लेकिन वो प्रेशर में आना शुरू हो गए। रीज़न, वुडन पर BIS लगने से, गवर्नमेंट के नए नियम से न्यूजीलैंड से वुड या फिर पाइन MDF एक्सपोर्ट नहीं होता, इंपोर्ट नहीं होता सॉरी, जिसकी वजह से उनकी टॉयज़ की क्वालिटी ख़राब हो रही है। सेकेंड ऑप्शन कोई और नहीं है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो बीइंग अ वर्कर, बीइंग अ एम्प्लॉय, हम भी एक लेवल पर ये चीज़ें थिंक कर सकते हैं और अपनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे 2, 4, 10, 20, 15 लोगों के साथ में जब ये चीज़ें डिस्कशन जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बदलाव या सोच जरूर आएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सबको अच्छा लगा वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।